अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शादिब बस्कर। वेलकम टू सामनो। नादरीन, ये बात हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल दिमाग है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में जब आइन की डेथ हुई तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। सामनो में एक बार फिर खुश आमदी। नादरीन, आइंस्टाइन का दिमाग चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो इसके बाप के स्पेशल दिमाग के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इसके बाद थॉमस हार्वी ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया चले गए, जहाँ उसे 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हर टुकड़े को अलग अलग जार में डालकर अपने तय खाने में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि वो अक्सर ये धमकी देती थी कि वो उस ब्रेन को उठाकर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी दिमाग लेकर कैंसियस के शहर विक्टोरिया चले गए, जहाँ वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और फारग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करते। कई साल गुजर गए लेकिन वो आइंस्टाइन के दिमाग पर कुछ खास रिसर्च ना कर पाए। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको प्लास्टिक बोतल की एक फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसान के दिमाग से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस क्लोसम नामी हिस्से में पाया गया। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस क्लोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी इनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस क्लोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन अपने स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। इनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस वो वह सब्जेक्ट्स थे जिनमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने
लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसकी वजह से ही उनको PhD की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका दिमाग उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़ द मर्टर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।